घर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके लिए लाभान्वित साबित हो सके। बता दें, हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही कुछ जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि गर्मी के इस मौसम में आप किस तरह से पौध संरक्षण कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, कौन से प्रबंधन कार्यों की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर एस.सी. दुबे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, इस समय गर्मी की कई फसलें आपके खेतों में लगी होंगी। खास करके आप देखेंगे कि लत्तरदार सब्जियां, फ्रेंच बीन है, बोड़ा है, नेनुआ है, तरोई है, और आप देखेंगे कि टमाटर भी लगा हुआ है, बैगन भी लगा हुआ है। इस सब में गर्मियों में खास करके रोगों का संक्रमण इन फसलों में कम होता है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि समय समय पर आप खेतों में देखते रहें, और जो भी कीट पतंगा रोगों का संक्रमण होता है तो कृषि विज्ञान केंद्र पर जा कर के उसको सलाह ले करके उचित निदान करके उसका नियंत्रण करें। और ये ध्यान दें कि जब भी आप किसी रासायनिक दवा का उपयोग करें तो फल तोड़ने के 8 से 10 दिन पहले दवा का प्रयोग करें, ये बात ध्यान दें। दूसरी बात, फिर इस समय खेत की तैयारी कर रहे होंगे किसान भाई, तो खेत की तैयारी करने में गहरी जुताई एक अवश्य करें। अभी भी बारिश हो गई है, खेत में काफ़ी नमी है, तो एक बार गहरी जुताई अवश्य खेत करें और खरपतवारों को नष्ट कर दें। जिससे क्या होता है, रोग के कारक इन्हीं खरपतवारों में और मिट्टी में दबे हुए रहते हैं, जो अगले साल आप जो फसल के सीजन जब आएंगे या फसल लगाते हैं तो उसमें बुआई के समय से ही लेकर के रोग और कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए आप खरपतवारों को नष्ट करें, गहरी जुताई करें, इस बात का ध्यान दें। अभी धान की फसल किसान भाई लगाना जाएंगे तो उसके लिए वो पौध की तैयारी करेंगे, पौध लगाना पड़ता है। तो पौध के में ध्यान दें किसान भाई कि जो भी जिस क्षेत्र में पौध लगाएं वो थोड़ा पौध की मिट्टी को जरूर गहरी जुताई करें गर्मी के समय में, और जो भी बीज लगाएं उसका बीज उपचार अवश्य करें। और सामान्य रूप से अभी जो धान की बिचड़ा या पौध तैयार करते हैं, नर्सरी डालते हैं, उसके लिए वह कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब दोनों फफूंदनाशी दवाएं हैं, जिसकी 1 से 1.25 ग्राम मात्रा लेकर के 2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से शुष्क बीज उपचार करें, या जो रात भर बीज को भिगोते हैं सुबह निकालते हैं बुआई के समय उसमें लगा करके शुष्क कर दें, या जो इनकी मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके उसमें जो रात भर बीज को डुबोते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। डुबो करके सुबह उसकी बुआई कर दें, और बचा हुआ बीज जो पानी है जिसमें बीज को डुबोते हैं वो बिचड़े वाले खेत में जो है नर्सरी वाले खेत में डाल दें।
तो ये सब कुछ बातों पर ध्यान किसान भाइयों को देना है। और जो भी धान की अन्य फसलों की भी नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, तो मैं हमेशा ये किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि जो भी नर्सरी बेड बनाते हैं, जहाँ नर्सरी बनाते हैं, वो ज़मीन थोड़ी सी सतह से ऊंची रहे और उसमें कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, यानी जुताई के बाद कार्बनिक खादों का प्रयोग करें जो कि काफ़ी सड़ी गड़ी होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कच्ची गोबर की खाद या कच्ची कार्बनिक खाद डाल दें, जिससे उसमें रोग का संक्रमण बढ़ जाता है। और उसमें बीज को उपचारित करके बोएं। जब भी किसान भाई कोई भी पौध लगाएं या खेत में बुआई करें, वो अवश्य ध्यान दें कि बीज उपचारित करके लगाएं, जिससे उनको कम से कम 40% जो है रोग और कीटों के संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारा ये सेगमेंट।
आपको जानकारी दें कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के संदर्भ में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हाल ही में किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए दिखाएं आपको। दिल्ली स्थित अशोक होटल में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन एल खोबंग, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों के कृषि अधिकारी एवं किसानों ने भाग लिया। आज राष्ट्रीय स्तर पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप की एक कार्यशाला आयोजित करी गई है। 2015-16 में ये योजना लागू करी गई थी और यही 8 वर्ष में करीब 78 लाख हेक्टेयर इसमें ड्रिप इरिगेशन की सुविधा करी गई है। तो इसको अब हम चाहते हैं कि जो लक्ष्य अभी प्रति वर्ष कुछ 10-12 लाख हेक्टेयर हम इसमें कवर कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 20 लाख हेक्टेयर 25 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष हम कैसे कर पाएँ। आगे की जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी जो चुनौतियां हैं, पानी का अच्छे तरह से कैसे हम व्यवहार करें, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, ये सब जो है इस योजना के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। इसको धरातल पे ले जाएं, लोगों के पास ले जाएं, इसमें जन भागीदारी लाएं और जितने इसके साथ जुड़े हुए हितधारक जैसे कंपनियां हैं, बैंक हैं, राज्य सरकार हैं, जो पंचायत से कई सरपंच भी आए हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है, हम सब मिलजुल के चर्चा करेंगे और इस कार्यशाला के बाद, इस कार्यशाला के बाद आगे का जो हमारा भविष्य के लिए जो हमारे गाइडलाइंस होंगी, जो नीतियां बदलनी हैं, इसके बेसिस पे हम बदलेंगे। जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत इस पे हम जोर दे रहे हैं। कई चीज़ें हैं छोटे, एक तो हमने पानी की एफिशिएंट यूज़ जिसमें ये सूक्ष्म सिंचाई आ जाएगा या पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कर रहे हैं। इसके साथ में हमने कई जो हमारी ICR संस्था है, कई हमने प्रजातियां तैयार करी हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट हैं या अगर बहुत पानी होए उसमें भी उतना ही उनका उपज होता है। तो और कई हमारे गांव हैं जिनको हम निकरा विलेजेस बोलते हैं, जहां पे हमने इस तरह का रिसर्च करा है कि अगर जलवायु परिवर्तन हमें पता है इधर किस तरह से होगा, उसके लिए खेती पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसान को क्या बदलना पड़ेगा। तो ये सारी जो हमारे पास जानकारी आ गई है वो भी हम किसान के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में विभाग में भी जो हमारी योजनाएं हैं उनको इसके साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए क्या क्या उनमें परिवर्तन आ रहा है उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम जो है ये इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन को प्रमोट करते हैं। इसमें जो है कई संस्थाएं की ओर से जो है वो स्टडी किया गया है कि इसका क्या फ़ायदा होता है किसान के लिए। ये जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है फार्म की वो बढ़ती है टू द एक्सटेंट ऑफ 40 to 50% और कुछ कुछ फसलें के लिए जो है 100% तक भी क्या है कि प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा होती हैं। और साथ साथ जो है वो वाटर जो सेविंग्स होते हैं वो 40-50% वाटर सेविंग्स होते हैं और वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो होता है 40 to 70% वाटर यूज़ एफिशिएंसी इससे हासिल किया जाता है। तो ये सब जो है किसान के लिए बहुत ये फ़ायदा होते हैं, ख़ास करके जिस एरिया पे जहाँ पे पानी की कमी होती हैं, जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज़ होती हैं, जहाँ पे ये क्लाइमेटिक चेंज के कारण ये जो समस्या होते हैं किसानों को, उसके लिए जो है ये बहुत ये फ़ायदा होता है किसानों को। देखो, अगर हम देश का परिस्थिति को हम देखेंगे तो हमारा ये जो 86% जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस हैं वो जाता है इरिगेशन के लिए, लेकिन हम अचीव आज तक किया है खाली जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है उसका 50% जो है वो अंडर इरिगेशंस है। इसको हम बढ़ाना है तो पानी कहाँ से आएंगे, इसलिए क्या है कि जब तक हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, जैसे कि ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसा क्या है कि इनिशिएटिव्स को हम ये नहीं करेंगे, बढ़ावा नहीं करेंगे, तो क्या है कि वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द इरिगेटेड एरिया। तो बहुत सारे ऐसा एरियाज़ हैं भारत में जहाँ पे क्या है कि पानी की समस्या होती है लोगों को जो है, और हमारा यहाँ देश में परिस्थिति ऐसे हैं कि 67% जो हमारा इरिगेशंस होते हैं पानी का सोर्स होते हैं ग्राउंड वाटर की, और ग्राउंड वाटर से ये खींचा जाता है पानी
और खेत को क्या है कि फ्लडिंग किया जाता है। अगर ये इस्तेमाल करेंगे माइक्रो इरिगेशन की, उसमें पानी की बचत होती है, किसानों को बहुत फ़ायदा होता है, उनको 2 बार क्रॉप ले सकते हैं और उत्पादकता जो है वो बढ़ावा होते हैं इससे। ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा पानी के कम उपयोग के माध्यम से अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान जो अच्छे किसान जो हमारे देश में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत, उनको प्रोत्साहन के लिए भी उनके पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया गया था। मैं शुरू से ही खेती करता आ रहा हूँ। पहले परंपरागत खेती क्यारी दौरा से करता था, फिर ये पानी कम हो गया तो हम डिपार्टमेंट की तरफ आए, कृषि डिपार्टमेंट की तरफ, तो हमारे को वहाँ कुछ ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग मिलने के बाद में मैं वहाँ ड्रिप का काम चालू किया, तो ड्रिप से खेती करना चालू किया ना, उसके बाद में से हमारे को अच्छा प्रॉफिट होने लगा। अच्छा प्रॉफिट होने लगा तो हम सब्जियां वगैरह ये लगाने लग गए। फिर पानी की शॉर्टेज आई तो ये बरसात का पानी पौंड बना करके वो इकट्ठा करने लग गए। अब इस टाइम मेरे बसेड़ी गांव के अंदर एक भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो क्यारी से खेती करता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर इनसे खेती करता है और अच्छी आमदनी पैदा करता है। फिर इनसे करते करते वो ग्रीन हाउस लगाने लगे, तो ग्रीन हाउस मेरे गांव में करीबन 400-450 ग्रीन हाउस है और हम सब ग्रीन हाउस की खेती करते हैं। वो ग्रीन हाउस का पानी पौंड में आके इकट्ठा हो जाता है, उसी पानी से काम चलाते हैं। ज़मीन में तो पानी बिल्कुल कम रह गया, ये बरसात का पानी काम में लेते हैं और ड्रिप से काम लेते हैं। मेरे गांव की जो बात करूं तो 18 से 1100 हेक्टेयर मेरे गांव की लैंड है। इनमें 98% मेरा मालगढ़ गांव ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर अपनाया है। साथ में किसान भाइयों को एक बात मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि बनासकांठा बिल्कुल सूखा प्रदेश था, बिल्कुल पछात था। आज हमारा ज़िला हरियाली क्रांति में है। जैसे कॉटन की खेती है, पोटैटो की खेती है और खरबूज, शक्करटेटी, दूसरी भी हरी सब्जियां, बागायत में अनार की खेती भी बहुत हमारे लाखनी तालुका में अच्छी होती है और देश और विदेश में सप्लाई भी होती है। जैसे पोटैटो की बात करूं तो आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहीं जो पोटैटो का मिलता होगा, आलू का, तो वो हमारा बनासकांठा और डिसा है। डिसा के अंदर, डिसा तालुका के अंदर 150 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज संग्रह है। करीब 1 करोड़ मेट्रिक टन का स्टॉक हमारे डिसा के अंदर होता है। पूरे एशिया में ऐसा कहीं नहीं होगा। तो उसका जो पूरा जस दिया जाए तो ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और हमारे गुजरात की GGRC की अंतर्गत ये सब काम हुआ है। और मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, ड्रिप से पानी भी बचता है और आने वाली पीढ़ी ने जो कुछ वारसे में देना है, तो जल है तो जीवन है। जल का बचाव करो, पानी का बचाव करो और कम पानी में ज़्यादा उपज लो। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में आइए नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। एक बहुत ही अच्छी योजना है हमारी सरकार की, जो आपकी फसलों को एक तरह का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदा के चलते अगर आपको कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी हो सकती है, बशर्ते आप 72 घंटों के अंदर उसकी जानकारी जरूर दे दें। तो किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, क्या आपको लाभ मिल सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है।
इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको बताएं आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बताएं कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110009। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।